वेलकम बैक। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं ssb.orissa.ac.in इस वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चंस पेपर। तो ये बेसिकली लेक्चरर के लिए जो है एग्ज़ाम हुआ था उसकी पेपर से, तो हम इसको देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट। रोटेट द स्क्रीन फास्ट। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो ये देखिए आपको दिख रहा है कि लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द वर्ड लिथोस्फीयर मीन्स। तो लिथोस्फीयर क्या होती है? लिथोस्फीयर वो होती है कि आपका अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ये हो सकता है कि क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ओके, एंड एस्थेनोस्फीयर प्लस क्रस्ट, इनर सॉलिड कोर प्लस लिक्विड कोर। तो कोर में तो नहीं जाएगा, तो इन दोनों में से कुछ आंसर होगा कि लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है, तो इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसके नीचे है एस्थेनोस्फीयर जो कि क्या होती है, ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है। तो हम आई थिंक ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हियर कि क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज आइसोपिस्टिक लेवल। ओके, तो इसको मैंने सर्च किया था आइसोपिस्टिक, तो बेसिकली आइसोपिस्टिक लेवल बोल के कुछ मिल नहीं रहा था, बट मैंने उसके बाद आइसोपिस्टिक का मीनिंग सर्च किया। तो आइसोपिस्टिक का मीनिंग ये है कि प्रेशर वायर प्रेशर इज इक्वल, राइट, इक्वल प्रेशर, उसे हम आइसोपिस्टिक बोलते हैं। तो व्हाट इज आइसोपिस्टिक लेवल, ये शायद यहाँ पर ओशियोनोग्राफी के रेस्पेक्ट में यूज़ किया गया है। तो सैलोस्ट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस एट विच प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर। एक्चुअली हमारा जो आइसोस्टैसी है, आई थिंक उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो ये आइसोपिस्टिक लेवल है। तो इसे कहाँ पर, सॉरी, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सैलोस्ट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस एट विच प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर, सैलोस्ट डेप्थ एट विच सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज इक्वल, shalloest depth at which temperature within the earth is equal, shalloest depth at which pressure is unequal everywhere. So I think option 1 will be the most suitable, shallowest depth below the earth surface at which pressure is equal everywhere. ठीक है, क्योंकि वो जो लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन होता था एरियन प्रैट के कॉन्सेप्ट में, सॉरी प्रैट के कॉन्सेप्ट में था लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन, राइट। तो आई थिंक उसी की बात यहाँ पर किया जा रहा है। द नॉर्मल ग्रेविटी, तो नॉर्मल ग्रेविटी क्या है? इज नेगेटिव इन कॉन्टिनेंटल एरियाज एंड पॉजिटिव इन ओशियनिक एरियाज। तो देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत कठिन है क्वेश्चंस, और ये पीजीटी लेवल के लिए तो नहीं आएगा ये क्वेश्चंस। बट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ, तो आप इसको ध्यान से जरूर इस टॉपिक को एक बार एक्सप्लोर कर लेना। बाकी पीजीटी लेवल का भी बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस है, तो देखते रहिए। तो नॉर्मल ग्रेविटी क्या होगा कि नेगेटिव इन कॉन्टिनेंटल एरियाज। यस, सो ऑप्शन आई थिंक मैंने सर्च किया था सारी चीज़ें, बट अभी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और उसी दौरान मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जितना याद हो सकता है मैं आपको बताऊँगा, बाकी ये तो एक जस्ट डिस्कशन है। ठीक है, क्वेश्चंस की आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, आप ये इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको टॉपिक पता चले और आपको ये पता चले कि यार जियोग्राफी किस लेवल में आप पढ़े थे, या आपको किस लेवल तक पता है और क्वेश्चंस किस लेवल तक आता है, ये बात है। तो आई थिंक ये ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा, इज नेगेटिव इन कॉन्टिनेंटल एरियाज एंड पॉजिटिव इन ओशियनिक एरियाज। देन ओरोजेनेसिस, तो ओरोजेनेसिस ये क्या है? ये आपका माउंटेन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ओरोजेनेसिस डील्स विथ formation of mountain building, mountains. Then option D is the correct answer. And internal heat responsible for earth movement is generated by, तो बेसिकली हम रेडियो एक्टिव डिको के जानते हैं सब लोग, बट दिस इज़ नॉट द मेन ओनली वन रीज़न। ठीक है, बाकी सारे जो है जैसे कि रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन, ये भी एक कॉज है। और प्रीमोर्डियल हीट जी यानी बताया जाता है कि अर्थ एक हॉट बॉल था, तो जितना हीट तो ट्रैप्ड हो गया है, मतलब रिलीज नहीं हो पाया है, वहाँ से भी हमारा सोर्स है ये इंटरनल हीट का। ठीक है, प्रीमोर्डियल हीट। तो ऑल ऑफ द अबव ये होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद फिशर लावा फ्लोज।
कौन सी फिशर लावा फ्लो से रिलेटेड नहीं है? वॉल्केनिक डाइक्स, वॉल्केनिक प्लेटू, वॉल्केनिक नेक एंड हॉरिजॉन्टल लावा फ्लोज। तो फिशर से सर रिलेटेड आई थिंक ये वॉल्केनिक नेक जो है, क्योंकि ये क्या होता है, एक मैंने इमेज देखा था ऐसे, ठीक है, तो जितना याद आ रहा है वॉल्केनिक नेक एक लैंडफॉर्म था। तो लैंडफॉर्म तो बाहर बनेगा, यानी डाइक भी लैंडफॉर्म है तो ना, प्लेटो भी लैंडफॉर्म है। फिर इसको थोड़ा और देखना पड़ेगा, या तो डाइक होगा या नेक होगा, ठीक है, बट फिशर के थ्रू डाइक तो फिशर में ही बनते हैं ना, ये एक बार देखना पड़ेगा। ओके, देन व्हाट इज द फिजिकल आइडेंटिफाइंग फैक्टर इन ग्रेनाइट नीस? व्हाट इज द फिजिकल आइडेंटिफाइंग फैक्टर इन ग्रेनाइट नीस, मतलब कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्रेनाइट नीस का? ग्रेनाइट नीस मतलब ग्रेनाइट से मेटामॉर्फोज्ड होकर नीस बन गए हैं, वो वाला रॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो क्या होती है कि इसमें जो बैंडिंग और लेयरिंग ऑफ क्रिस्टल्स होता है वही आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नीस जब बनता है ग्रेनाइट से तो वहाँ पर बैंडिंग और लेयरिंग होता है। तो मैंने सर्च करके कुछ ऐसा ही मिला था, आप एक बार देख लेना। वेदरिंग इन्वॉल्व्स इन सिटू ब्रेक डाउन ऑफ अर्थ मटेरियल्स, डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड तो ये सारे चीज़ें आपका पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, तो ऑल मिक्स्ड आर दिया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। मास होस्टिंग फंडामेंटली नीड्स दिस, मास होस्टिंग में हमको सिर्फ ग्रेविटी चाहिए होती है, ठीक है, स्लोप के ऊपर ये होता है, बट किसके कारण होता है? ग्रेविटी के कारण होता है। ओके, देन दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेविस साइकिल ऑफ इरोशन। तो बेसिक डेविस साइकिल ऑफ इरोशन स्टार्ट होने के लिए पहले आपको लैंडफॉर्म को स्टेबल होना पड़ता है, उसके बाद ही आपका इरोशन स्टार्ट होता है, ऐसा डेविड ने बोला था। तो ये आपको होगा टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, ऑप्शन ए। अब दिस इज इंडिकेटर ऑफ हाई रेट ऑफ अपलिफ्ट। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर मिला नहीं, बट कुछ चीज़ें जो मेरे को पढ़ के समझ में आया कि वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि कॉन्केव स्लोप जो है वो इंडिकेटर ऑफ हाई रेट ऑफ अपलिफ्ट है, ठीक है। देन आपका दिस इज वेरी ऑड, बट इसके बारे में हम श्योर नहीं है। ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और भी जानना पड़ेगा मेरे को, और भी पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी ऑड, तो मतलब ऑड वन आउट करना पड़ेगा आपको। सैंड ड्यून्स अलोंग रीजेस, हाँ अलोंग रिवर्स ये तो बन सकता है। ट्रेसेस अलोंग रिवर्स बन सकता है। फ्लैट प्लेन्स अलोंग रिवर्स बन सकता है, बट हॉर्न लाइक पिक्स इन सॉफ्ट रॉक्स अंडर ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं बन सकता। देन लैटरल मोरेन्स ऑकर इन द definitely on the sides of a glacial valley. The word bedon is associated with soils, जो एक टुकड़ा सॉइल होती है उसे हम पेडॉन कहते हैं, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल होगा उसे हम पेडॉन कहेंगे। अब विल्ड लाइफ इज अबंडेंट इन, देखो इसका दो आंसर मेरे को मिला। एक तो मिला विल्ड लाइफ जो है टेम्परेट ग्रासलैंड में ज़्यादा होती है, वहाँ पर वो वेराइटीज़ वगैरह जो भी है, बट ये काफ़ी जगह ये भी देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। देन मैच द फॉलोइंग करेक्टली, तो ये बेटिल्यूर बार्ड होगा, ये बीर नहीं है, एक बेटिल्यूर बार्ड होगा, ये एक बार्ड है। तो ये आपका आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और बाइसन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सॉरी बस्टर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है ना। पिरान्हास आपका अमेजन बेसिन में और बाइसन आपका अफ्रीका में। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ मैच होगा, और एक बार देखना पड़ेगा, याद नहीं है। बेटलूर बार्ड आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में ही होंगे, तो बस्टर्ड तो इंडिया में है शायद, बाइसन अफ्रीका, पिरान्हास अमेजन बेसिन, मैंने ऐसा कुछ बोला, फिर से एक बार मैच करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में? 4 3 2 1 4 3 4 3 नहीं, हाँ 4 3 2 1 ऑप्शन तो है, ये देख 4 3 2 1 कहाँ है? ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 4 3 2 1, हाँ तो कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, देखना पड़ेगा वो, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है चलो। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एड्रेस्ड एज ग्लोबल एनवायरमेंटल बैकलैश। बैकलैश क्या होती है, इसको मीनिंग आप पहले समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। तो बैकलैश होती है जो हम एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी पूरा कम्युनिटी या फिर होल सोसाइटी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कुछ इस तरीके से मीनिंग बोला गया था, और फिर हम एक्शन ले सकते हैं कुछ ऐसा।
तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके हम कैन बी एड्रेस्ड एज ए ग्लोबल एनवायरमेंटल बैकलैश। ओके, सबका कंसर्न है ये। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द आंसर। सो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। यस, दिस इज ट्रू। एंड पैन जो है, ओजोन जो है, ये सारा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में एक बार आप पढ़ लेना। ओके, ये आपका एक टॉपिक बन गया। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो तो ए एंड बी है। देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ एटमोस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो होगा ये वाटर वेपर होंगे आई थिंक। ठीक है, अर्थ एटमोस्फेयर में दिए हुए गए इनमें से वाटर वेपर ही तो ज़्यादा है ना, बट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर थिंक वाटर। आपको लग सकता है कि वाटर पेपर कैसे गैस बन गया, बट वाटर पेपर को भी ग्रीन हाउस गैस के तौर पर ही काउंट किया जाता है। बट सल्फर डाइऑक्साइड हुआ था क्या, इसको फिर से देखना पड़ेगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर। अच्छा, तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि लिस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर एंड देयर अमाउंट्स और इन परसेंटेज, ऐसे करके आपको सर्च करना पड़ेगा, तो कुछ मिले तो वो पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, इस टॉपिक को मैं नोट करता हूँ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कितना था, हाँ तो 20 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब द टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम इज कॉमनली नोन एज। टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम को हम किस नाम से जानते हैं, तो डेफिनेटली हम डिफरेंट नाम से जानते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड को, बट लोकेशन अनुसार इसका जो नेम है वो वेरी करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो कुछ लोकेशन दिया नहीं गया, बट टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम इज कॉमनली नोन एज। तो अच्छा, ऑप्शन दिया हुआ ना, देखो 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टेप इन सेंट्रल एशिया, हाँ ये तो सही है, और प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका, तो ये भी सही है। वेल्ड फिर कहाँ पर है, वेल्ड आपका ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड है ना, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में है। तो आई थिंक ए एंड बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ए तो करेक्ट है, तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। वेल्ड कहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में ही है शायद, वेल्ड। ओके, देन कोरल सर, कोरल सर ये ऑर्गेनिज्म लिविंग इन नॉट रिवर्स, लिविंग इन सीज होगा ये। देन कोरल्स थ्राइव इन ट्रॉपिकल जोन और ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल जोन होगा। ओके, देन डेलीज थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ इज बेसिकली, ये डेली जो है आपका कनेक्टेड विद सब्सिडेंस, तो ये डार्विन का था। कनेक्टेड विद ग्लेशिएशन, ये आपका था डेली का, ग्लेशिएशन के साथ रिलेटेड था। ठीक है, व्हिच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेशन इन, व्हिच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाटर। तो काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी है, मतलब क्वेश्चन सवाल मिस्टेक वाला सवाल है, तो आपको समझना पड़ेगा। विच वन इज मोर इन कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाटर, इनमें से ज़्यादा कौन सी सी वाटर में पाया जाता है, ज़्यादा आपका क्लोराइड पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है क्लोराइड। ठीक है, तो इसका मैंने सीक्वेंस नोट किया था, अभी तो याद नहीं है, मतलब ये नोट करके रखा है मैंने। वो चीज़ आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि मैंने कैसे इसको नोट कर रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं कभी बाद में जाकर शेयर करूँगा आपके साथ, तो डेफिनेटली चैनल से जुड़े रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे पढ़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन सैलिनिटी इज मोर ऑफ द अमेज़न एस्चुरी इन द मेडिटेरियन सी, इन द इंडियन ओशन, इन द पैसिफिक ओशन। तो इन सब में से मेडिटेरियन सी में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का एवापोरेशन ज़्यादा है, और भी सारी चीज़ें हैं, इनक्लोज डेथ हो रहा। देन थर्मोक्लाइन इन सीज इज नॉर्मली ऑब्जर्व्ड बिटवीन, तो थर्मोक्लाइन जो है स्टार्ट होती है आपका 200 मीटर से। ठीक है, तो 200 मीटर थर्मोक्लाइन मतलब जहाँ पर जो है आपका क्या है ना वो, अरे थर्मोक्लाइन यानी इंस्टेंटली जो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है उसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो ये 200 मीटर से स्टार्ट होती है और 1000 मीटर तक चलता है। ठीक है, ये याद रखना, 2000 से 1000 मीटर तक। अब थर्मोहेलाइन कैलकुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, सो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन यानी सैलिनिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वो सिंक हो जाता है, और ऐसे करके। सो नहीं, थर्मोहेलाइन मतलब ये टेम्परेचर भी और सैलिनिटी की भी, इसके कारण हमारा ओशन में जो मूवमेंट होती है उसे हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस्ड बाय डेफिनेटली क्या है ना, डेंसिटी ऑफ सी वाटर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो टेम्परेचर ऑफ सी वाटर ये तो सिंगल हो गया, ग्लोबल विंड सर्कुलेशन ये तो छोड़ ही दो, और लो सैलिनिटी ऑफ सी वाटर ये तो
ये भी सिंगल होगा, मतलब सिर्फ सैलिनिटी पे फोकस दे रहा है, और ऑप्शन सी सिर्फ टेम्परेचर में फोकस दे रहा है। बट थर्मोहेलाइन यहाँ पर टेम्परेचर भी है और सैलिनिटी भी है, तो डेफिनेटली दोनों चीज़ में आपका दोनों चीज़ अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करता है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर को इफेक्ट करता है। तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेंसिटी ऑफ सी वाटर। Then generally in a wave water particles or molecules move, generally in a wave water particles or molecules move in circular direction, definitely in circles, and then waves break when the depth of water is less than half the wavelength, and when the depth of water is exactly the same as the wavelength, when the depth of water is more than the wavelength, in shallow seas। तो ये देखो ये जो चीज़ें हैं हाफ दी वेव लेंथ, देन ये सारी चीज़ें कुछ और एक कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड था, ठीक है। बट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज मोर देन दी वेव लेंथ, तो वहाँ पर तो ब्रेक नहीं होते। तो आई थिंक ये शैलो सीज यहाँ पर आपका करेक्ट सही ऑप्शन रहेगा, वेव्स ब्रेक इन शैलो सीज, जस्ट इतना, ठीक है। अब सेमी डायरनल टाइड्स क्या होती है ना, जहाँ पर दिन में 2 बार टू लो टाइड्स एंड 2 हाई टाइड्स, ओके, 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ऑफ सेम हाइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट हाइट्स, तो डिफरेंट हाइट्स उसको हम कुछ और बोलते हैं शायद, या फिर कुछ है ही नहीं ऐसा, बट 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ऑफ सेम हाइट, उसे हम सेमी डायरनल टाइड्स कहेंगे। हाँ, डिफरेंट हाइट होंगे तो उसे हम मिक्स सेमी डायरनल कुछ इस तरीके से है, और 1 टाइड होगा तो उसे हम शायद डायरनल टाइड कहते हैं, कुछ इस तरीके से था। तो ओके, देन व्हाट आर वी, मैं इतना भूल ये इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ तो एट ए स्ट्रेच नहीं हो पाता, यानी 1 to 100 पूरा फिनिश कर दी एक ही साथ, तो ऐसा तो नहीं होता ना। लगभग इस टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को लगभग 4 से 5 दिन देना पड़ा, तो उसके बीच में ब्रेक पड़ गया, तो इसके कारण आई थिंक रिकॉलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि दोबारा से उसको मैंने और रिवाइज नहीं किया, अभी तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पहले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, देन व्हाट आर वी एडिंग टू द एटमोसफियर, हम डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं। देन ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड मेसोपॉज आर, ये क्या है, सार बाउंड्रीज तो नहीं है, डेफिनेट बाउंड्रीज भी नहीं है, ट्रांजिशनल बाउंड्रीज है, डेफिनेटली ट्रांजिशनल बाउंड्रीज है। और स्कैटरिंग इज मोर इन ब्लू रेडिएशन है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता आपका रिमोट सेंसिंग में। विंड नॉर्मली शुड मूव अक्रॉस द आइसबर्ग्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, बट द विंड दैट मूव्स अलोंग द आइसबर्ग्स इज कॉल्ड आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड। अब ये आप अक्रॉस और अलोंग, इसका मीनिंग आप थोड़ा देख लेना। अक्रॉस मतलब जब आप किसी रोड को क्रॉस कर रहा हो और आप उस रोड के पैरेलल जब जा रहा हो, यानी रोड के साइड बाय साइड जब आप रन कर रहे हो, उसे हम अलोंग कहेंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस होती है। और जियोस्ट्रॉपिक विंड वही होती है कि आइसबर्ग को फॉलो नहीं करते, आइसबर्ग को वो पैरेलली क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 34 तक हम आ गए। 35, दिस बॉडी रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन ऑयल, देखो रेडिएशन बारे में बोले तो काफ़ी मिस्टेक्स ऐसी है। और दिस बॉडी रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन ऑयल, यानी सबसे रेडिएशन कहाँ पर होगा, डेफिनेटली आप फ्रेश स्नो पर ही होगा। अब इन मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स इंसुलेशन ओवर ओशंस इज सेम एज ओवर लैंड, ऐसा नहीं हो सकता। रिमेन दी सेम ऑलेज, ऐसा भी नहीं हो सकता। हायर लोअर, तो ओशंस में जो इंसुलेशन होगा वो लोअर होगा, क्योंकि ओशंस के ऊपर आपका क्लाउड कवर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स में इंसुलेशन ओशंस में कम होते हैं एज कम्पेयर टू द लैंड। एयर प्रेशर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करते हैं, बट देखो एक्सपोनेंशियली होते हैं, यूनिफॉर्मली होते हैं, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ओके। क्योंकि अब ऊंची हाइट जाने के बाद जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्ट फिगर मेरे को अभी याद नहीं है, मैंने रखा है सारे चीज़ें, वो कभी बाद में शेयर करूँगा। लोकल एंड रीजनल विंड सिस्टम्स आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इन्फ्लुएंस्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ, सर्कुलेशंस बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, थर्मल सर्कुलेशन। तो लोकल एंड रीजनल विंड जो होती है वो थर्मल के कारण होती है बेसिकली, ओके। अब देखो हम 39 पे आ गए। इफ अर्थ इज होमोजीनियस इन सरफेस कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी स्ट्रिक्टली मेरिडियनल या स्ट्रिक्टली लैटिट्यूडिनल, ओके। तो इफ अर्थ इज होमोजीनियस इन सरफेस कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी स्ट्रिक्टली लैटिट्यूडिनल, डेफिनेटली।
या फिर मेरीडोनल, मेरीडोनल नहीं यूज़ होता ना यार, आई थिंक लैटिट्यूड। ये तो इसको फिर से एक बार देखना पड़ेगा यार, याद नहीं है ये, मैंने कुछ पाया था इसके ऊपर फैक्चुअल, आई थिंक लैटिट्यूड होंगे। स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक बनाना भी भूल, स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर वेपर रिलेटिव टू द मास, तो स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर वेपर रिलेटिव टू द मास ऑफ ऑल अदर गैसेस फॉर ए सैंपल ऑफ एयर इज कॉल्ड मिक्सिंग रेशियो। अब मिक्सिंग रेशियो की एक डेफिनेशन मेरे को मिला था कि ऐसा था कि अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऐसे करके कुछ था, तो याद नहीं अभी। तो आप ये मिक्सिंग रेशियो को समझ लेना, और स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर तो उसी हम क्या बोलते हैं, अरे मिक्सिंग रेशियो उसी को बोलते हैं ना, ठीक है, कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उस पर्टिकुलर एयर में है, उसे मिक्सिंग रेशियो भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं उसे हम, ठीक है, लगभग सेम है। हु अमंग द फॉलोइंग इज, इधर बारिश हो रहा है, आई थिंक साउंड में आपको दिक्कत हो सकता है, बट क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डोंट फोकस ऑन दैट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो रियल फाउंडर हम ब्लास को ही मानते हैं ना, वेदाल देला ब्लास वॉज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। अब ये रियल की वर्ड क्या है पता नहीं, कुछ अलग हो गई क्या, देखना पड़ेगा इसको। देन मुंडा ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन, तो ये आपका मुंडा ट्राइब जो है ये उड़ीसा में पाया जाता है, मुंडा। क्या मैंने गलत भी बोला, शायद उड़ीसा ही पढ़ा था मैंने, देखना पड़ेगा फिर से। रिसोर्सेज एज मीन्स ऑफ अटेनिंग गिवन एंड्स इज गिवन बाय डेफिनेटली जिमार मैन ने दिया था ये डेफिनेशन। अब 44 में जाते हैं, द लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फूड ग्रेन आप कहाँ सबसे ज़्यादा होती है इनमें से, आई थिंक चाइना में ही होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वाज पुट फॉरवर्ड बाय ग्रिफिथ टेलर, न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये सारे पीजीडी के क्वेश्चन है। ये जियोग्राफिकल एरिया विच ए सर्टेन फंक्शनल कोहेरेंस इज कॉल्ड फंक्शनल रीजन डेफिनेटली। फंक्शनल करेंगे या फॉर्मल करेंगे, आई थिंक फॉर्मल ज़्यादा, फॉर्मल। ये जियोग्राफिकल एरिया विच ए सर्टेन फंक्शनल कोहेरेंस इज कॉल्ड फॉर्मल रीजन, आई थिंक ये सही होगा, क्योंकि फंक्शन के बेसिस पे हम जिसको जब कोई रीजन को बोलते हैं उसे फंक्शनल रीजन नहीं बोलते, हम फॉर्मल रीजन कहते हैं, आई थिंक, ठीक। अब फंक्शनल रीजन बोल के कुछ होता है क्या, ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शनल रीजन, तो इसको नोट कर लेते हैं टुक करके। देखो ऐसे डिस्कशन में आपको, अगर आप एक्टिवली एंगेज रहेगा तो आपको जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी वही है कि आपको क्वेश्चन रटवाना नहीं है, आपको बस ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना है कि आपने कैसे पढ़ा था और कैसे पढ़ना चाहिए आगे जाकर, ताकि आप सवाल को सॉल्व कर पाओ, आप क्रिटिकली उसे सोच पाओ। इसमें डेफिनेटली मेरे को भी इंसाइट्स मिल रहा है, और आई होप आपको भी हेल्प होगा। तो इसी का मकसद है ये वीडियोज़ बनाना। मैं जानता हूँ कि आपको लग सकते कि ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को आंसर ही नहीं पता चल रहा है, बट इस वीडियो का मकसद आपको आंसर बताना है ही नहीं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं। द इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पोस्टुलेटेड बाय अल्फ्रेड वेबर वाज बेस्ड ऑन, डेफिनेटली लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल था उसका, लीस्ट कॉस्ट अप्रोच। आप 48 पे आ गया। इन वाल्टर क्रिस्टलर हायरार्की ऑफ सेंट्रल प्लेसेस दी के वैल्यू हैज बीन ग्रुप्ड इनटू, के वैल्यू तो देखो 3, 4, 7 था, तो इस पर कोई ऑप्शन नहीं, तो आई थिंक 7 करेक्ट होगा। इन क्रिस्टलर्स हायरार्की सिस्टम द रैंकिंग ऑफ के वैल्यू फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्टिंग के लिए आपका 4 था, ठीक है, मार्केटिंग के लिए 3 था, ट्रांसपोर्ट के लिए 4 था, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 7 था। देन द रेड सॉइल्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ आयरन बेयरिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स, वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स, तो ये तो वेदरिंग से ही बनते ना, वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स ही बनते हैं। आई थिंक रेड सॉइल्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स, या कुछ और होगा, इसको देखना पड़ेगा एक बार। एंड देन द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट एरिया शोन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज नोन एज ए क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलता है। अब इसको यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है और नेट क्रॉप्ड एरिया क्या है। तो ग्रॉस वो होती है जो हमारा क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ लैंड है, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो हमारा लैंड जो है एक्चुअल में, और नेट सोन एरिया यानी उसमें हम जितने बार फसल उगाए हैं, आई थिंक तो ऐसा ही था कुछ, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग बोलते हैं कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट क्रॉप्ड एरिया इनटू 100, इसे हम इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग बोलते हैं। और द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट सोन एरिया एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, उसी को बोला है
cropping intensity. Okay, then based on geographical and agricultural regions, the planning commission of India has divided the country into following numbers और जियो इकोलॉजिकल रीजन्स. अब देखो ये जियो इकोलॉजिकल रीजन्स बोल के कुछ नहीं मिलेगा आपको जियोलॉजिकल रीजन्स ना, हाँ कुछ ऐसा था आई थिंक, जियो इकोलॉजिकल रीजन्स अलग है. हाँ नहीं, जियो इकोलॉजिकल रीजन्स आपको मिलेंगे बट वो किसी और ने दिया है और एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है. बट ये प्लानिंग कमीशन आपको आई थिंक 17 या 15 में बांटा है. तो ये एग्रीकल्चरल रीजन्स बोलते हैं इसको, या फिर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स बोलते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एंड एग्रीकल्चर रीजन्स द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द कंट्री इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स. आई थिंक 15 होगा, 15. देन एज ऑफ मार्च 26, 2016 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज. अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि भाई 2023 में बताओ, तो देख लेना एक बार फिगर. आई थिंक काफ़ी 1.4 बिलियन होगा आपका, या फिर ठीक है 1.4 बिलियन होगा, 140 करोड़. तो द हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एट राउरकेला इन ओडिशा इज एस्टेब्लिश्ड इन कोलाबोरेशन विद. तो ये आपका राउरकेला जो है जर्मनी के साथ कोलाबोरेट करके बना था. तो बाकी और भी तीनों स्टील प्लांट हमारा है जो किसी फॉरेन कंट्री ने हेल्प किया था बनाने के लिए, तो उसके बारे में आप जानोगे. जैसे कि रशिया के साथ कोलाबोरेट करके हमने कौन सी बनाया, और यूनाइटेड किंगडम के साथ कोलाबोरेट करके हमने कौन सी प्लांट बनाया था. ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स अगर कुछ मदद किया है तो वो भी देख लेना कि ऐसा भी कोई है क्या यूनाइटेड स्टेट ने. तो ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अब राउरकेला जो है ये जर्मनी ने बनाया था, और दुर्गापुर आई थिंक यूके के साथ करके हुआ था, और एक है भिलाई एंड राउरकेला, और आई थिंक सालेम स्टील प्लांट करके कुछ है, तो वो हम रशिया के साथ बनाया था. तो ऐसा था, 3 मैंने पढ़ा था. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी वाज गिवन बाय Humboldt, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रूरल सेटलमेंट. तो हिस्ट्री जब आता है तो अब आपको रेट्रोग्रेसिव अप्रोच बन के जाएगा आपका. एक सेक्टरल ग्रोथ मॉडल इज रिलेटेड टू, ये क्या है सेक्टरल, तो आपका सेक्टरल जो है सेक्टरल ग्रोथ मॉडल. तो देखो सेक्टरल ग्रोथ मॉडल जो है ट्रांसपोर्ट लाइन यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो ट्रांसपोर्ट लाइन आएगा तो डेफिनेटली लीनियर सेटलमेंट होगा आई थिंक. तो ये पर ऑप्शन डी ही सही होगा आई थिंक, श्योर नहीं है. द कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर रीजनल ग्रोथ केम इन टू बीइंग. तो 1987 ब्रांडलैंड कमीशन, यहीं पर तो हमने फर्स्ट यूज़ किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. ओके, और देखो द इनहेबिटेंट्स ऑफ निकोबार आइलैंड बिलोंग टू दिस रेस. देखो कुछ आंसर मेरे को ऑस्ट्रेलॉइड मिला, बट एक्चुअल में ये मंगोलॉइड है. जो अंडमान का है वो है ऑस्ट्रेलॉइड, जो निकोबार का है वो है मंगोलॉइड. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. और ये जो मैंने बताया वो ऑफिशियल जो PIR करके कुछ हमारा इंडिया का ऑफिशियल एक चीज़ होती है ना, प्रेस न्यूज़ रिलीज होती है, वहाँ पर था वो. तो मैं आपको दिखाऊंगा कभी बाद में. बॉर्न तुनेंस थ्योरी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. मैनग्रोव्स आर अबंडेंट अलोंग वेस्ट बंगाल कोस्ट. डेफिनेटली सबसे ज़्यादा यहीं पे पाया जाता है सुंदरबन में. इन जनरल द कोस्ट ऑफ ओडिशा इज अ डेल्टाइक कोस्ट डेफिनेटली. एंड मार्मागांव पोर्ट इज लोकेटेड इन एट गोवा. मार्मागांव गोवा में लोकेटेड है. मार्मागांव पोर्ट लोकेटेड एट गोवा. एंड देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला. तो देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर केरला में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे. उसके बाद उड़ीसा में भी कुछ आंध्र प्रदेश में भी पाया जाएगा. तो केरला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो केरला होगा सही आंसर. अब देखो दिस वन इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन. मतलब इनमें से कौन सी लार्जेस्ट रिवर बेसिन है. तो पहला आपका गंगा आता है, उसके बाद आपका गोदावरी आता है ना. एक बार इसको देख लेते हैं. हाँ, तो इसको मैंने एक पेज में नोट किया था, इसको बता दो आपका कि गंगा हो गया तो फिर आपका गोदावरी आएगा. गंगा का होगा लगभग 8 लाख स्क्वायर किमी बेसिन एरिया. देन गोदावरी का 3 लाख. देन कृष्णा आएगा, कृष्णा का 2 लाख. एंड उसके बाद महानदी जिसका 1.5 लाख की तरफ है. मतलब और भी है, जैसे कि कृष्णा का 2,58,000 हो गया. ठीक है, तो महानदी का 1 लाख से ऊपर है, और कावेरी का ओनली 81,000 है. और क्या नाम है यहाँ पर, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सारे तो बता दिया. महानदी का तो बताया 1,40,000 के आसपास है. तो यहाँ पर जो
दिस वन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन ऑप्शन में से गोदावरी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिस स्टेट, तो ऐसे करके आप सारे रिवरों का देख सकते हो। दिस स्टेट इज कवर्ड मोस्टली बाई आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? आर्कियन रॉक्स आपका ये जो है मध्य प्रदेश में ही आई थिंक मिलेगा आपको, या फिर से एक बार देखना पड़ेगा आर्कियन रॉक्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। रेड एंड येलो सॉइल्स प्रीडोमिनेट इन, तो ये जो है देखो, अब उड़ीसा तो ठीक है, बट उड़ीसा का कौन सी पार्ट में है? तो रेड एंड येलो सॉइल्स प्रीडोमिनेट इन आई थिंक नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा पढ़ा था क्या? नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा ही पढ़ा थे हमने, अरे नहीं, आई थिंक नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट पड़ा था, तो इसको फिर से देखना पड़ेगा एक बार, ये उड़ीसा के कौन सी पार्ट में ये पाया जाता है। देन टैंक्स आर पॉपुलर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन कश्मीर एंड आसाम, साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो टैंक जो है डेफिनेटली साउदर्न स्टेट में फेमस है। हु इज़ द फर्स्ट टू वर्क ऑन दिस फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया? तो इसको देखो डायरेक्ट आंसर कुछ मिला नहीं, तो दो हो सकता है, RL सिंह, एसपी चटर्जी, बट इसके बारे में थोड़ा सा हिंट मिल गया है, तो इसलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, एसपी चटर्जी। दोदा बेता इज़ द हाइस्ट पीक इन, डेफिनेटली नीलगिरीज है, दोदा बेता नीलगिरीज। अब देखो साधन उड़ीसा इज एंडोड विथ, सो साधन उड़ीसा में आपका, उड़ीसा में बॉक्साइट ज़्यादा पाया जाता है, तो वही बॉक्साइट आपका साधन उड़ीसा में पाया जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेगून लेक, तो इनमें से लेगून लेक कौन कौन सा है? चिलिका लेक है, लेगून लेक। और भी दो है ऐसा, तो उसका नाम आपको पता है क्या? एक होता है आपका क्या, चिलिका हो गया, तो एक और दो है, जैसे कि आपका क्या था वो नाम, फिर से देखना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पर चिलिका ही एक जो है, और दो तीन नाम था, याद नहीं आ रहा। चलो, देन सेमी एरिड एंड स्टेप क्लाइमेट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटक महाराष्ट्र। सेमी एरिड एंड स्टेप क्लाइमेट, ओके, सेमी एरिड एंड स्टेप क्लाइमेट, तो सेमी एरिड एंड स्टेप क्लाइमेट ये आपका पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ही होगा। अरे बाप रे, कहाँ चला गया? 73 में हम आ गए, और 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। देन माउंटेन वेट टेम्परेट वेजिटेशन इज फाउंड इन, माउंटेन यानी माउंटेन्स आए, और वेट टेम्परेट वेजिटेशन इज फाउंड इन, कहाँ पर होगा? तो ईस्टर्न हिमालयज में होगा आई थिंक। ये माउंटेन वेट टेम्परेट वेजिटेशन इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय पार्ट में बारिश बहुत होती है ना। देन एमंग दी लार्ज फिजियोग्राफिक डिविजन्स लिविंग दी कोस्टल प्लेन्स उड़ीसा कम्स अंडर, और इसका क्वेश्चन ही मेरे को पहले तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक उड़ीसा का प्लेन कौन किसके अंदर आएगा ये पूछ रहा है, तो डेफिनेटली हम कोस्टल प्लेन के अंदर ही रखेंगे ना उड़ीसा का प्लेन जो है, क्यों कोस्टल बोला है वहाँ पर। देन महानदी सरफेस डेल्टा डिपॉजिट्स बिलोंग टू, महानदी का जो सरफेस डेल्टा है वो कहाँ पर बिलोंग करता है? तो डेफिनेटली होलोसिन होंगे ना, रिसेंट होगा ये, बट नहीं है ये, आई थिंक ये मेसोजोइक कुछ के था, वहाँ पर दिखाया था कि महानदी सरफेस का जो डेल्टा है वो मेसोजोइक पीरियड का है, मेसोजोइक टाइम का है। अब चिलिका लेक ओज इट्स ओरिजिन इन मैराइन एक्टिविटी, कास्ट एक्टिविटी जो हमने पढ़ा लेगून लेक, तो कैसे वो बना है? तो चिलिका लेक ओज इट्स ओरिजिन टू, यहाँ पर होगा आपका मैराइन एक्टिविटी होगा, क्योंकि कास्ट एक्टिविटी से बना नहीं, ग्लेशियर से भी नहीं है, फ्लूवियल एक्टिविटी से नहीं है। अब रुसिकुलिया बीच इज ए फेमस साइट बिकॉज ऑफ, यहाँ पर देखो ओनली, सॉरी वीडियोज़ को मैंने स्टॉप कर दिया था, तो फिर से मेरे को स्टार्ट करना पड़ा, और इसको मैंने फिर से मेरे को जाकर जोड़ना पड़ेगा, यानी एडिट करना पड़ेगा। मैं एडिट में करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट क्या कर सकते हैं, चलो जोड़ दिया मैंने। देन ऋषिकुला बीच इज ए फेमस साइट बिकॉज ऑफ ओलिव रिडले टार्टल्स विजिट इट फॉर नेस्टिंग। ये ओलिव रिडले टार्टल्स जो है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि टार्टल्स एंड टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस होती है। तो टार्टल्स जो होती है इसका पंखे रहता है, मतलब ये क्या होते हैं, फिन रहते हैं जो स्विम कर सकता है, बट टॉर्टोइज जो है ये यूजुअली स्विम नहीं करते, ये ग्रासी एरियाज़ माडी एरियाज़ में चलते हैं, इसके पास वो स्विम करने के लिए जो फिन्स होती है वो नहीं है। इन द ईस्टर्न घाट्स इन उड़ीसा दिस इज हाइस्ट पीक, तो ईस्टर्न घाट्स में आपको ये गजपति होगा आपका हाइस्टेस्ट। देन उड़ीसा फिगर्स इन द टेक्निकल नेम ऑफ दिस क्रॉप, तो उड़ीसा किस क्रॉप के लिए जाना जाता है? तो डेफिनेटली राइस के लिए जाना जाता है उड़ीसा, ठीक है। आप देखो आई थिंक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट करके कुछ एक था, वो कटक में है आई थिंक, है ना, उड़ीसा कटक। देन आपका कार्टोग्राफी इज एन आर्ट एज वेल एंड साइंस, ए मैप इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, ये सब ने गलत करेगा इसको चूज़ करके, बट मैंने सर्च किया
तो ये पता चला कि ये जो मैप जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रियल वर्ल्ड का, ठीक है, फॉल्स भी नहीं है और 1:1 स्केल भी नहीं है। 1:1 स्केल मतलब ये बोलना चाहता है कि जैसा है ऐसा, मतलब मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लैंड में भी आपका 1 सेंटीमीटर, तो फिर ऐसे ऐसे कैसे चलेगा मैप भाई, ठीक है। फिर तो हमारा अर्थ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमको मैप बनाना पड़ेगा, तो 1:1 स्केल डेफिनेटली रॉन्ग है। 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर इज ए स्टेटमेंट स्केल, राइट, okay. A survey of India topographic map on 1:50,000 scale is a guide map, is a thematic map, is a general purpose map। तो ये general purpose map है। ओके 84 आ गया हम, बहुत बढ़िया। ए लॉन्गिट्यूड डिफाइंड बाय ए वर्टिकल एंगल, नो डेफिनेटली एंगुलर डिस्टेंस हम इसको डिनोट करते हैं या मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड हो। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, और ये एंगल हम कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से हम लेते हैं इसको। द लेंथ ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो लेंथ क्या सेम एवरीवेयर, मतलब जो गैप होती है ना एक लॉन्गिट्यूड से और एक लॉन्गिट्यूड तक, वो लेंथ क्या सेम रहते हैं, लेंथ ऑफ डिग्री लॉन्गिट्यूड का। डेफिनेटली पोल में जाके वो मीट कर जाते हैं, तो ये जो है डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड्स हर इट इज मेजर्ड होगा, क्योंकि हम किस लैटिट्यूड में से जाकर मेज़र कर रहे हैं, हम पोल में मेज़र कर रहे हैं या फिर इक्वेटर के पास, क्योंकि इक्वेटर के पास लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, गैप 111 किलोमीटर होता है, ठीक है, दो लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड के बीच। और लैटिट्यूड भी जब पोल में चले जाते हैं, पोल में जाकर हम लैटिट्यूड को मेजर करेंगे तो थोड़ा कम हो जाता है, और ये तो लॉन्गिट्यूड जो है इसका तो 0 हो जाएगा, मतलब सबमिट कर जाएंगे एक बार पोल में जाकर, ठीक है। देन जियोड इज डिटरमाइंड बाय जियोइड जो है ये ग्रेविटी से डिटरमाइन किया जाता है, सॉरी जियोइड जो है ये ग्रेविटी से डिटरमाइन किया जाता है। आज ही मैंने इसको पढ़ा था, सर्च कर रहा था, आज ही कंप्लीट किया एक्चुअली, जस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले। जीआईएस इज अ सिस्टम बिकॉज इट हैज इंटरकनेक्टेड एट इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, यस, सो यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ए सिस्टम। ओके, सो व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम इज a collection of various parts that functions together, okay, so and all the parts are interconnected with each other and they are interdependent also, so समझो। तो yes, that's why that is the basic definition of a system। and using geographical knowledge to solve practical problems in applied geography, a map is an orthographic projection and aerial photography is I think वहाँ पर क्या पढ़ा मैंने, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करके कुछ था, सॉरी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। एरियल फोटोग्राफ जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आप किसी 3D चीज़ को आप 2D में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उससे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। देयर इज नो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इन ए मैप। अब देखो इसको डायरेक्ट आंसर मेरे को नहीं मिला, बट थोड़ी बहुत पढ़ के मेरे को जो चीज़ें समझ में आया तो उसके बेसिस पे मैं इस आंसर को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर की मेरे पास नहीं है, और ना ही अगर आप सर्च करके तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट MCQ किसी वेबसाइट ने सॉल्व करके रखा, क्योंकि किसी ने ये सारी चीज़ें खोल के भी नहीं देखते, वही SSC CGL UGC नेट यही सारे करते हैं सारे लोग, ठीक है, और वही कॉपी पेस्ट चलाते हैं। तो ये बात है, आई थिंक ये पहली बार कर रहा हूँ मैं ऐसा सॉल्व। एंड IFOV डिटरमाइंस, तो इसका भी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मिला, बट मेरे को जितना समझ में आया कि द पिक्सल इन रिमोट सेंसिंग डाटा यहाँ पर एक अच्छा आंसर होगा, ठीक है। देन अर्बन हीट आइलैंड स्टडीज आर पार्ट ऑफ अप्लाइड जियोग्राफी। अब इन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग टू गेट लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट व्हिच बैंड, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है 94 का, अर्बन हीट आइलैंड स्टडीज आर पार्ट ऑफ, तो वेदर डेटा कलेक्शन अप्लाइड जियोग्राफी, अर्बन हीट आइलैंड स्टडीज, तो ये अप्लाइड जियोग्राफी क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। इन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग टू गेट लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट व्हिच बैंड इज गुड, तो ये देखो RIR बैंड, तो मैंने सर्च किया IR बैंड तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं था, तो आई थिंक ऐसा होता भी कुछ नहीं है, इसको आई थिंक ये NIR इसका सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन NIR के जगह IRR हो गया, ठीक है। तो आई थिंक और यही आपका करेक्ट आंसर है। NIR बैंड जो है ये आप लैंड एंड वाटर कॉन्ट्रास्ट, मतलब कुछ भी चीज़ को आप सेपरेट कर सकते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं ये, तो वो बात है। जियोमेट्रिक एवरेज कैन बी सिंप्लीफाइड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, तो इसका एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप सर्च करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक का वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वो चीज़ है। एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएट व्हिच हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम मोड बोलते हैं, तो ये मोड होगा आपका, ठीक है।
अब देखो 98 लॉरेंज कर्व हैज क्यूमुलेटिव परसेंटेज इन द cumulative percentage in the x axis, okay, and percentile in the y axis, या फिर उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो बाय द वे हम लॉरेंज कर्व में हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बाकी सारे परसेंटेज को नहीं यूज़ करते, ये बात है। चलो, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन, यानी वही जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है या सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं। तो ये ग्राफिक है या मैथमेटिकल है, पोजिशनल है, ऑल द अबव है। डेफिनेटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज ए लॉन्गर टेल टू द राइट, स्क्यूनेस विल बी, तो इसे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं ना। अगर राइट हैंड साइड में होगा तो इसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, और लेफ्ट में रहेगा तो इसे नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्यूनेस के ऊपर भी आप टेक्स्ट बुक का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लो और आप गूगल लेंस में जाओ और जस्ट सर्च इट, ठीक है, गूगल में जस्ट सर्च करो तो आपको जो चीज़ें निकल के आएंगे, और टेक्स्ट बुक या जो भी है जो आपको मिले वो खोल के देखना, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने का, और प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ। और जो टॉपिक मेरे को लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल मैं भूल गया हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से उतनी एक्सटेंसिवली तो ज्योग्राफी अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना एक्सटेंसिवली, ओके। तो ये बात है अभी। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में कि आपको दिखाऊंगा मैं कैसे नोट ले रहा हूँ इसका। तो बस ये क्लियर स्कैनर बोल के एक ऐप है। तो यहाँ पर मैं उस क्वेश्चंस का देखो स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ऐसे करके 25 यहाँ पर फोल्डर बन गया है। और इस 25 में मैं कैटेगरी वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, स्टैटिस्टिकल जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, ऐसे आप स्क्रीनशॉट में अटैच करते गया। और उस स्क्रीनशॉट के साथ साथ जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, इसका देखो रिलेटेड उसका एक्सप्लेनेशन जो भी मेरे को इंटरनेट से मिल रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच करके रख रहा हूँ। और इसको मैं जब ऐसे PDF करूँगा तो चीज़ें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, और इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो तब आपको ये क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट क्वेश्चंस की नहीं हो सकता, बट रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगे, क्योंकि जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मैं उतना ही बता पाऊँगा। और ज़्यादा बुक वगैरह है नहीं, तो क्या कर सकते, इंटरनेट ही मेरा असली सोर्स होगा, और वहाँ से चीज़ों को एनालाइज करके, स्टडी करके, रीवेरीफाई करके, रीचेक करके मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से कोशिश पूरा है कि एक चैनल ऐसा बने जिनमें सिर्फ जियोग्राफी के ऊपर फोकस किया जाए, इसको हचपच ना बना दिया जाए जैसे कि बाकी सारे चैनलों में होता है, और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी हो, एग्ज़ाम को फोकस करके, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपको बस उसको ब्रश अप करना है, क्रिटिकली उसको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको लाना है हैबिट में। और आई थिंक ये MCQs के थ्रू ही हम उस सारे चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बाकी अगर आप एक ही बुक को बार बार पढ़ने जाओगे तो ठीक है, अगर आपके पास वो करेज है, इंटरेस्ट है तो ठीक है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए वो बोरिंग हो जाता है, और मेरे लिए ऐसा ही है। मेरे को इसलिए रिविज़न देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ओके, चलिए यहीं पर रुकते हैं। इस वीडियो को अब एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बीच में पॉज कर दिया था उस वीडियो को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।